नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं बात साफ है। आज का टॉपिक काफी गर्मा गर्म है। इंडिया भर में चल रहा SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका पर्पस सिंपल लगता है, लेकिन वोटर लिस्ट की सफाई, इस सफाई में सियासत का मसाला भी बहुत मिल चुका है उन्हें। उत्तर प्रदेश से लेकर वेस्ट बंगाल तक, वेस्ट बंगाल से मध्य प्रदेश तक SIR को लेकर हंगामा काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऑपोजिशन टेंशन में है और सरकारी मशीनरी फुल स्विंग में है। आज हम समझेंगे कि SIR होता क्या है, क्यों हो रहा है इतना बवाल, और कौन सा स्टेट किस तरफ झुक रहा है। सबसे पहले यह क्लियर करते हैं कि SIR का मतलब यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह इलेक्शन कमीशन का एक डीप क्लीनिंग ड्राइव होता है जिसमें वोटर लिस्ट का पूरा एक्सरे लिया जाता है। अब SIR आज के टाइम में ट्रेंड भी कर रहा है। सारे प्रदेशों में बात हो रही है पूरे भारत में कि SIR अगर हमारे प्रदेश में आएगा तो क्या क्या होगा, क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। नए वोटर्स ऐड किए जाते हैं SIR में, डुप्लीकेट या गलत एंट्रीज डिलीट हो जाती हैं। जो लोग किसी एक प्रदेश से या किसी एक एड्रेस से कहीं और शिफ्ट हो चुके, जिन लोगों का निधन हो चुका, उनके नेम्स हटाए जाते हैं। इस बार SIR का सेकेंड फेज 12 स्टेट्स में हो रहा है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब इंक्लूडेड हैं उसमें। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाके फॉर्म्स बांटे जा रहे हैं। लेकिन सिंपल प्रोसेस के पीछे पॉलिटिक्स का गेम काफी बड़ा है। देखिए, अगले 3 सालों में जिनके इलेक्शंस होने वाले हैं, जिन प्रदेशों में, उन्हीं स्टेट्स में SIR हो रहा है। यानी कि वोटर लिस्ट एक पॉलिटिकल वेपन जैसा बन गया है। अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी का कहना है हम वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट और क्लीन बनाना चाहते हैं। ऑपोजिशन का कहना है यह वोटर कटिंग का नया मॉडल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने पूरा वॉर रूम उसको बना के रख दिया है कि SIR मॉनिटर करने के लिए एक वॉर रूम और मॉनिटर रूम की आवश्यकता है। हर बूथ पर स्पेशल टीम भेजी जा रही है। वहीं SP ने तो सीधा 2003 से आज तक की वोटर लिस्ट ही डिमांड कर डाली, ताकि कंपेयर करके पता लग सके कि वोटर लिस्ट में क्या क्या बदलाव आए। ऑपोजिशन का राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंगल भी इसमें एंटर हो गया है। बंगाल में तो SIR एक पॉलिटिकल धमाका बन गया है। बहुत से स्कूल टीचर्स जो BLOs बनाए गए हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। ऑपोजिशन का आरोप SIR के नाम पर वोटर हटाए जा रहे हैं लिस्ट से। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बोला गया कि बांग्लादेशी इल्लीगल माइग्रेंट्स बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं, मगर फैक्ट चेक ने यह क्लेम गलत बता दिया। CPM और कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन डाल दी है कि SIR ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी दिया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जेल इनमेट्स को भी SIR में रजिस्टर होने का चांस दिया है, जिसमें से कि 60 जेल यानी कि 60+ जेल और लगभग 25,000 से ज्यादा कैदी इंक्लूडेड है। ऑपोजिशन बोल रहा है यह भी पॉलिटिक्स है। सरकार बोल रही है नहीं, यह वोटिंग राइट्स का डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन है, यानी कि डेमोक्रेटिकली हम बढ़ा रहे हैं अपने वोटिंग राइट सबके। उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर सरकारी तेजी सबसे ज्यादा दिख रही है। बीजेपी ने स्टेट वाइड मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया है। बूथ लेवल पर डेडिकेटेड टीम्स बनाई गई हैं इस चीज के लिए। मुस्लिम समाज के लीडर्स ने भी अपील किया है कि लोग SIR को लाइटली ना लें, क्योंकि यह उनके डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी को फॉर्मलाइज करता है। वहीं SP बार बार कह रही है कि उनको पुरानी वोटर लिस्ट दे दी जाए, ताकि पता चले कि कौन ऐड हुआ, कौन डिलीट हुआ और कब कब यह सब हुआ। उत्तर प्रदेश में SIR का पॉलिटिकल इंपैक्ट जेन्युइनली बहुत बड़ा देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में SIR चल तो रहा है, लेकिन हंगामा उतना नहीं जितना बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। कुछ सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हुए थे जिनमें SIR से जोड़े दिए गए जो फैक्ट्स थे वो सब गलत थे, क्योंकि जब फैक्ट चेक किया गया तो फैक्ट चेक में क्लियर हो गया कि उनका SIR से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऊपर से देखें तो मध्य प्रदेश में SIR कंपैरेटिवली शांत है, पर पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा चल रही हैं बैकग्राउंड में। वोटर्स का मतलब ताकत। जो वोटर लिस्ट कंट्रोल करेगा वो इलेक्शन नैरेटिव भी कंट्रोल करेगा।
ऑपोजिशन का डर यानी कि वोट कटिंग हो रही है। उनका कहना है कि उनके पॉकेट से टारगेटेड डिलीशन हो सकती है, यानी कि टारगेटेड पॉपुलेशन को लिस्ट से हटाया जाएगा। रूलिंग पार्टी का स्टैंड क्या है कि ट्रांसपेरेंसी आए और साफ सुथरे तरीके से वोटिंग हो। कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं इस चीज में। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशंस पहुंच चुकी हैं। कम्युनिटीज का पर्सपेक्टिव, हर ग्रुप क्या चाहता है पूरे देश में, हर प्रदेश में, चाहे ट्राइबल ग्रुप्स हो, चाहे गरीब ग्रुप हो, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हो जो बिहार छोड़ के दिल्ली आए हैं, दिल्ली छोड़ के मध्य प्रदेश कहीं भी गए हैं, क्योंकि ऐसे हमारे देश में बहुत से वर्कर्स हैं जो अपना घर छोड़ के, अपने घर वाले प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाते हैं अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छी रोजी रोटी के लिए। सबको लग रहा है कि उनका नाम लिस्ट में होना क्रूशियल है, यानी कि अनिवार्य है। एसआईआर एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं रहा, यह एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड भी बन चुका है। अमित शाह ने क्लियर कहा एसआईआर वोटर्स लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है। पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ, फिर नाम हटाओ और फिर जरूरत पड़े तो डिपोर्ट भी करो अगर किसी का नाम लिस्ट के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा। उन्होंने अक्यूज किया कि ऑपोजिशन एसआईआर को रोकना चाहता है क्योंकि उनका वोट बैंक खत्म हो सकता है। अमित शाह का कहना है इन्फिल्ट्रेटर्स यानी कि घुसपैठिए, इनका रिलीजन मैटर नहीं करता, घुसपैठिया घुसपैठिया होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। उनका यह भी क्लेम था कि एसआईआर कोई नई चीज नहीं, यह डेमोक्रेसी की रूटीन सफाई का हिस्सा है। बिहार ऑपोजिशन का जवाब क्या है? ऑपोजिशन बोल रहा है एसआईआर का मिसयूज हो रहा है, हमें मार्जिन लोगों के नाम कट सकते हैं जो हमारे मार्जिनलाइज लोग हैं, बैकवर्ड या माइनॉरिटी बेल्ट्स टारगेट हो रहे हैं। तो बिहार में एसआईआर का मतलब सबसे ज्यादा तनातनी। हाल ही में नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद भी तनातनी है एसआईआर के ऊपर। बंगाल में तो एसआईआर ऐसा माना जा रहा है कि सियासी तूफान बन गया। ममता बनर्जी का आरोप, एसआईआर एक केओटिक और बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है जिससे ढंग से प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। उनका कहना है एसआईआर को कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई इतनी जल्दी में क्यों कर रही है ये सब? अमित शाह का जब इस पर काउंटर आया, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने सीधा कहा जितने भी घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को वोट का हक नहीं मिल सकता। कुछ पार्टीज इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में बचाना चाहती है जिससे उनके वोट बने रहें। अगर वेस्ट बंगाल की ग्राउंड्स की बात करें तो वहां पे जो टीचर्स जो बीएलओज में काम करती हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं इस चीज को लेकर। वायरल वीडियोस को फेक बोलकर फैक्ट चेक ने डिबंक भी किया है। जितने भी जेल के कैदी हैं उनको भी एसआईआर का मौका दिया गया। लगभग जैसा हमने बताया कि 25,000 से ज्यादा कैदी उस डेटा का हिस्सा हैं। यानी बंगाल का मतलब हाई ड्रामा प्लस पॉलिटिकल वॉर और लीगल बैटल है एसआईआर के मामले में। यह था एसआईआर का पूरा ब्रेकडाउन। सवाल क्या उठता है? सवाल यह है क्या एसआईआर सच में क्लीन डेमोक्रेसी का स्टेप है या फिर इसके पीछे इलेक्शन इंजीनियरिंग की स्ट्रैटेजी छुपी हुई है? एसआईआर का असली इंपैक्ट तभी सामने आएगा जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी और जब इलेक्शन ग्राउंड पर होंगे। एसआईआर साधारण रिवीजन या पॉलिटिक्स का नया हथियार बनता जा रहा है। आज के टाइम में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उठल पटल हमें देखने को मिल रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल में 2026 में इलेक्शन है, यानी कि अगले साल। फिर उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है। एसआईआर एक ऐसा हथियार बनेगा कि या फिर ये पॉलिटिकल सफाई हो रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के समय में एसआईआर बहुत ट्रेंडिंग है, लोग जानना चाहते हैं। एक आम आदमी जानना चाहता है कि क्या मेरा नाम एसआईआर की लिस्ट में है, क्या मेरा नाम वोटिंग लिस्ट से हटेगा, क्या मेरे नाम के फर्जी वोट डाले जा रहे हैं कहीं और। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। इसी पे विस्तार से बात करेंगे और चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे स्पेशल शो न्यूज रूम में। तो मेरे सहयोगी यश ने आपको बात साफ है, मैं पूरा मुद्दा अच्छे से समझा दिया है कि एसआईआर को लेकर क्या कुछ चल रहा है देश में। लेकिन ये वो अंतहीन चर्चा है जिसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया आता है, हर रोज नया विवाद खड़ा होता है। बिहार में
जिस कदर चुनाव हुए थे, तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो एसआईआर का था। मुद्दे और भी हो सकते थे, लेकिन मुद्दा सबसे पहले जो बना वो एसआईआर का बना। चुनाव आयोग को घेरने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया गया, लेकिन आपने देखा कैसे एक पार्टी है जिसका नाम है AIMIM, उसने फिर भी अपनी सीटों को रिटेन किया, और वो भी मुस्लिम बहुल इलाके की अगर आप बात करें तो वहां पर सीमांचल क्षेत्र में उनकी सीटें अगर दुरुस्त हैं, ठीक हैं, और फिर भी आप एसआईआर पर सवाल उठाते हैं। तो अब ऐसे बड़े नेता भी ये कहते हैं कि भाई मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए, आपको बात मुद्दों पर करनी चाहिए। लेकिन जिस बड़े स्केल पर देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, कई जगहों पर BLOs जो है बीमार पड़ रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ से स्टेटमेंट आता है, पहले और वक्त मांगते हैं, 2-3 महीना और वक्त मिल जाना चाहिए, ये भी एक उनकी तरफ से है। पहले कि भाई शादी ब्याह का सीजन है, एक ये भी एक बहाना था। पहले शुरुआत में अगर मुझे याद है कि भाई पहले 2 साल मांगे जा रहे थे पश्चिम बंगाल में कि इतना समय मिल जाए, तो समय आपको चाहिए, समय ही तो, इतना समय अगर दे दिया तो फिर नैना, मुझे लगता है कि जिसको बनाना होगा अपना पासपोर्ट, वो तो समय ही तो चाहिए उसको कि भाई मुझे समय दे दो कि मैं अपने बाकी डॉक्यूमेंट भी दुरुस्त कर लूं। तो समय तो नहीं देना है हमें, या देना है समय? नहीं, देखिए, समय देना या नहीं देना, बात यह है कि अभी बिहार के बाद में बिहार के जो चुनाव के परिणाम सामने आए उसमें खासतौर से कहा जाए कि एनडीए हर लिहाज से बहुत मजबूत हुई, महागठबंधन को बहुत 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 बड़ा झटका लगा, और उसमें खासतौर से जो क्षेत्रीय दबदबा रखती है आरजेडी, उसकी तो सीटें हम देखते हैं कि वो 20 से 25 साल पीछे चली गई। तो अब उसमें अब जब आकलन हुआ तो सब अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका एसआईआर की रही, क्योंकि उनकी तरफ से दावा किया गया था कि 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। ये अलग अलग दावे थे। अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी शायद इस बात का इल्म है कि अगर इस रूप में एसआईआर होता है तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिनका खासतौर से वोट बैंक क्षेत्रीय दबदबे के साथ में रहता है, उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि चाहे बात उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल, जहां पर आने वाले ये कहा जाए कि 2 से 3 सालों में इन दोनों ही राज्यों में जब चुनाव है तो उसको लेकर सियासी गहमागहमी और टेंशन साफ तौर से नजर आता है। और मुझे लगता है आना चाहिए भी, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि जब एसआईआर होगा, इसके माध्यम से बाकायदा जो तमाम ऐसे वोटर्स होंगे जो जिन पर ये आरोप लगते रहे कि भाई बोगस वोटिंग होती है या फिर घुसपैठिए हैं जो उस राज्य के नहीं है लेकिन फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो बाहर चले गए हैं लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में है, भले वो उस जगह पर नहीं हो लेकिन वोट डाल दिया जाता है। ऐसे बहुत ढेर सारे मामले सामने आते रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि चुनावों में प्रभाव दिखता भी रहा है। तो इसको लेकर तो विवाद हमेशा तनाव देखने को मिल ही रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा तनाव मुझे लगता है ऋतु और मीनाक्षी, जिस रूप में अभी दबाव है, खासतौर से जो ग्राउंड तौर पर जो लोग वर्क कर रहे हैं, जिन्हें हम BLO कहते हैं, या फिर जो एक ग्राउंड लेवल पे मैनेजमेंट के साथ में लोग पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और 2003 के पहले 2003 के बाद का, इस बीच किसका जन्म हुआ, इस बीच कौन बाहर गया, इस बीच कोई है या नहीं, जीवित है या नहीं, कोविड में किन की जाने गई, वो सारा डेटा जिस रूप में चल रहा है वो BLOs पे बड़ा दबाव है, जो टाइमलाइन है। और हम देखते हैं कि वो दबाव ऐसा है कि कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है, कई लोगों की जान जा रही है, कई लोग तो इस घबराहट में नौकरी तक छोड़ दे रहे हैं। इस पर भी विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करें, वो बोले कि गलत तरीके से एक तरह से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल है ना, और आपने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है, यही ममता बनर्जी ने ECI को जो चिट्ठी लिखी है उसमें मेंशन भी किया है। लेकिन मैं एक एग्जांपल यहाँ पर रखना चाहूंगी, हमने आज इंडिया डेली पर दिखाया भी है ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, जहाँ एक महिला जिसका नाम मायाराम था, मायाराम गोस्वामी पूरा नाम था, विधवा थी, हस्बैंड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 44 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 44 विधानसभा क्षेत्र, आप यकीन करेंगे कि हर जगह पर उनका EPIC नंबर 1 है। तो अब ये जो बोगस वोटिंग हो रही है, तो सवाल पलटकर ममता सरकार पर, ममता बनर्जी पर ये उठ रहे हैं कि ये बोगस वोटिंग के जरिए ही इतने सालों से वो सरकार में है, और अगर इसको एड्रेस किया जा रहा है, इसको लेकर के बात कही जा रही है कि फर्जी वोटरों को निकाला जाए, और जैसा कि शिवम ने भी यहाँ पर जिक्र किया है टाइमिंग का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग, क्योंकि लाइन और लेंथ यही चेक जो है तय करती है किसी भी चीज की। कोई भी निर्णय अगर केंद्र सरकार ले रही है
12 राज्यों में एसआईआर होना है। ऐसे में अगर चुनाव से पहले ये चीज स्पष्ट हो जाती है, हमने देखा था बिहार में वोटर्स टर्नआउट किस तरीके से ड्रास्टिकली बदले थे, वहां पर चेंज हुए थे। अब ऐसे में अगर एसआईआर का जो बुनाने की जो स्थिति बीजेपी जिस चीज की कोशिश कर रही है, शुभेंदु अधिकारी ने तो साफ साफ कह दिया कि एसआईआर से यदि इस तरीके से आप घबरा रही हैं तो यानी कि दाल में कुछ काला है। वो ये कहते हुए भी नजर आए थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री अमित शाह को कि ये होना ही चाहिए, ऐसा ना हो कि दबे पाओ अंडर द टेबल कुछ और हो रहा हो। और ये एक तरह से भूमिका बनाने की कोशिश बीएलओ के कंधों पर बंदूक रख करके की जा रही है कि ये अंडर प्रेशर बीएलओ आ रहे हैं, इसकी वजह से एसआईआर की जो प्रक्रिया है इसकी ट्रांसपेरेंसी पर, इसकी क्रेडिबिलिटी पर, इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए जाए। लेकिन ऋतु एक और बात है, फिर हम मीनाक्षी अपना पक्ष जरूर रखें, लेकिन एक और बात है, जब भी हम देखते हैं कि जब ग्राउंड लेवल पर इस तरह से कभी कोई सर्वे होता है, जब इसके पहले जनगणना हुई, हमने बहुत नजदीक तौर पर उन सारी चीजों को देखा, इसमें कोई शक नहीं, चाहे जनगणना हो, इलेक्शन ड्यूटीज जब होती है तो वक्त प्रेशर होता है, क्योंकि वो बहुत बारीकी का काम होता है, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, बिल्कुल हर चीज की उसमें बहुत एक्यूरेसी की जरूरत होती है कि कहीं इधर भी एक नाम में इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि बहुत उसका बहुत प्रभाव है, क्योंकि ये तो पूरा डेटा ही एक तरह से फैक्चुअल चीजों को लेकर। और मैं इसी पर आ रही थी नैना कि देखिए, जब जनगणना होती है 2011 के बाद से भारत में जनगणना नहीं हुई है, तभी इसी तरीके से शिक्षकों के द्वारा ही सारा डेटा तैयार किया जाता है। पोलियो ड्रॉप्स की अगर मैं बात करूं, बाकी भी और पोलियो ड्रॉप्स की अगर मैं बात करूं, आंगनवाड़ी की वो कार्यकर्ता होती है, तो काम का दबाव तब भी होता है। अब देश में जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ साथ बीएलओ की संख्या भी बढ़ गई है, तो आपको ये भी समझना होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले चरण में ये एसआईआर का जो कार्य है वो पूरा होने वाला है। बंगाल में ममता सरकार की जो दुविधा है वो इसलिए भी है क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में ममता सरकार को 75% वोट मुस्लिम के मिले थे, हिंदुओं के 39% मिले थे। और वहीं बात अगर मैं बीजेपी की करूं तो ये आंकड़ा बिल्कुल उलट हो जाता है। बीजेपी को यही हिंदुओं की तरफ से जो वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ था वो 50% हिंदुओं ने दिया था, 7% मुसलमानों की तरफ से उन्हें वोट दिया गया था। ममता बनर्जी पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि ममता बनर्जी ने देश के बाहर से आ रहे लोगों यानी कि रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को अपने राज्य में शरण दी है, वो किसी को रोकने नहीं देती। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये साफ तौर पर कहा भी गया था कि कई ऐसे नदी नाले हैं जहां पर फेंसिंग की आवश्यकता है, लेकिन ममता सरकार वहां पर करने नहीं देती। तो ममता सरकार को डर अपने वोट बैंक सीधे सीधे तौर पर खिसकने का है। ममता सरकार ये जानती है, ममता बनर्जी ये जानती है कि ये चुनाव हो सकता है ममता बनर्जी का आखिरी चुनाव हो, और ममता बनर्जी इसे किसी भी तरीके से दांव पर नहीं लगाना चाहती। ममता बनर्जी क्यों लगता है हारना नहीं चाहती। आखिरी चुनाव इसलिए उनके उम्र को देखते हुए कह रही हूँ। अभिषेक बनर्जी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अभी इस बार जिस तरीके से चुनाव में उतर करके प्रचार प्रसार कर सकती है, वो आगे आने वाले 5 साल के विधानसभा चुनाव देखो, नीतीश कुमार चुनावी मैदान, लेकिन चुनाव तो लेकिन ममता चुनाव तो जीते नहीं, वहां पर आप अगर बंगाल इधर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में चुनाव के लिए बहुत सारे फेस थे। लेकिन अगर मैं बात पश्चिम बंगाल की करूं तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के अलावा और कौन फेस आपको नजर आता है? वो आखिरी चुनाव क्यों लड़ेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, लेकिन ये भी सवाल कह रही हूं। अच्छा, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024 का रहा हो या फिर विधानसभा चुनाव 2021 का रहा हो, ममता जी हर बार उन्हें चोट लग जाती है। वो उस वक्त भी जो उनका जो ढाढ़स होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि व्हील चेयर पे जाऊंगी लेकिन मैं अपनी चुनावी प्रचार प्रसार नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फिर ये भी तो पॉइंट आएगा कि ये पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है, लेकिन ये ना आप आज से 5 साल बाद क्या इस स्थिति में ममता बनर्जी घर से निकल करके करेंगी प्रचार प्रसार? हो सकता है करें, मुझे सकता है कोई संशय नहीं लगता, मुझे इसमें तो कोई संशय नहीं लगता। शिवम, आप शायद उसी क्षेत्र को बखूबी जानते हैं। मुझे लगता है एसआईआर के मुद्दे से में भटक गए, उस मुद्दे पर हम आते हैं। लेकिन वो एसआईआर को अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये बात भी बहुत ये बात बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी को अपना वोट बैंक सीधे सीधे खिसकते हुए लग रहा है। ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि जो राज्य की कमान उनके हाथों में लंबे वक्त से है वो उनके हाथ से छूट जाए। अब बात अगर मैं उत्तर प्रदेश की कर लूं, उत्तर प्रदेश में क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मतलब वहां पर भी उन्हें ये डर सता रहा है कि उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। अब अखिलेश यादव और अगर मैं ममता सरकार की बात करूं, ममता बनर्जी की बात करूं, तो दोनों का वोट बैंक कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। अब अखिलेश यादव को भी यही डर है कि बहुत सारे लोग हैं जो वोटिंग लिस्ट में हो सकता है उनके नाम पहले से शामिल नहीं थे क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले ही नहीं थे, उत्तर प्रदेश से कहीं और से आ करके फंस गए हैं। तो ऐसे में अगर उनके नाम कटेंगे तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी इसका झटका लगेगा, अखिलेश यादव को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनावों में। अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि एसआईआर की कोई प्रक्रिया हो, वो बात अलग है कि 2002-2003 में जब इस तरीके की प्रक्रिया हुआ करती थी
तब यही नेता आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, इनके पिताजी की तरफ से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता था, क्योंकि वो वोट बैंक जो था, वो जो आधार था, वो कमाया हुआ था, लेकिन अब बनाया हुआ है। लेकिन एक बात आपने खासतौर से, अगर मैं इसी एसआईआर के और विवाद को लेकर बात करूं शिवम, जो अलग अलग तस्वीरें विवाद की बात आई, नागपुर से मनपा के एक वहाँ मनपा पार्टी की तरफ से बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, क्योंकि आने वाले वक्त में वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है। तो अब जब वहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा तो वोटर्स सामने आ गए उस क्षेत्र की, तो इसीलिए ये जो लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि एसआईआर को लेकर जो बार बार बात कही जाती है, तनाव है, दबाव है या विवाद है, वो ये बड़ी तस्वीर तो यही हो जाती है कि जितनी उस क्षेत्र की जनसंख्या है उससे ज्यादा वोटर्स वहां पर है। और ऐसा ही बंगाल में हुआ भी है, 66% 2002 से 2025 के बीच में बढ़ी है वोटर्स। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शिवम कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल, सिर्फ यूपी नहीं, बल्कि देश के जहाँ कई अलग एसआईआर अलग होगा इलाकों में। वहाँ पे इसी तरीके से विरोध भी होगा। अरे क्योंकि लोग जो है, लोग ये बाहर पहले चरण जाते में है हैं, हाँ। लोग बाहर निकलते हैं, नौकरी, हम लोग भी अपना घर छोड़कर अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं, दूसरी जगह पर हैं, कई लोग विदेश में हैं, कई लोग कोविड में नहीं रहे, बहुत ढेर सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, लेकिन वो जो डेटा है वो तो यथावत ऐसे एज इट इज ही रहा है ना। नहीं, जैसे अगर आप अपने लोकेशन पे नहीं भी हैं तो आपके अगर परिवार का कोई व्यक्ति रहता है वहां पर, तो फिर आप अपनी फोटो जो भेज सकते हैं, वो फॉर्म आएगा, अगर घर पर उसको वो बनाया आप जाएगा तो रजिस्टर आप या बैलेट तो के जरिए। या मतलब हाँ, कोई अगर आपके घर वाले हैं या वो, Relative देखिए हो जाते हैं। ऐसे कई हमारे भी जान पहचान वाले हैं कि वो स्थान पर नहीं है, तो उनके माता पिता क्या करते हैं कि नहीं बेटा अपनी फोटो भेज दो या वो कुछ कर दो, तो एटलीस्ट फॉर्म तो भरा जाएगा, इस प्रोसेस को आप चला सकते हैं। हाँ, अगर आप वहां पर है नहीं तो ये समस्याएं आपको केवल आपने वोटर आईडी नहीं बनवाया, जब आपने वोटर आईडी बनवाया तब भी आपने समस्या थोड़ी सी, इसे कहते हैं कि भाई थोड़ा सा इनकन्वीनियंस तो होगा, इस पर आप नहीं कह सकते। आधार कार्ड बनाया, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आप बनाते हैं तो भी इनकन्वीनियंस आपको थोड़ा सा होता है। अच्छा, इसी में मैं एक बात और जोड़ दूं शिवम, जो आप कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे महिलाओं की शादी हो गई, वो दूसरे राज्य में जाकर के शिफ्ट हो गई हैं, उनका वहां पर भी एक चुनावी कार्ड बना हुआ है, लेकिन उनका यहाँ से भी लिस्ट से नाम नहीं कटा है, तो दो जगह नाम होना है, यानी सीधे सीधे वो आप कहीं पर भी जाकर के वोट कर सकते हो, तो ये भी तो गलत है। लेकिन ये एसआईआर जब होगा तब ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। नहीं, अगर हाँ आपकी शादी होती है तो फिर आप पुराना कार्ड, वो ठीक है, आपका वो तर्क है कि भाई शादी के बाद भी वो भी इनकन्वीनियंस है। मैं कहूंगा कि अगर आपको नेम करेक्शन कराना है या नेम चेंज कराना है, लेकिन एक मुख्य मुद्दा जो विपक्ष की तरफ से उठाया गया वो ये है कि भाई बीएलओस की मृत्यु हुई है। 16 बीएलओस का आंकड़ा उन्होंने दिया कि अलग अलग राज्यों में 16 बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं वो अलिजिबली जो डाई, या तो डेथ हुई उनकी स्ट्रेस को लेकर या फिर सुसाइड को लेकर या फिर कुछ और कारण को लेकर या फिर हार्ट अटैक को लेकर, तो ये समझने वाली बात होगी। लेकिन इसको और बेहतर किया जा सकता है। विपक्ष यही कहता है, कई समझदार व्यक्ति आते हैं कहते हैं ना, इस प्रोसेस को और बेहतर किया जा सकता है। आप प्रक्रिया से नहीं बच सकते, प्रक्रिया तो यहाँ पर जरूरी है, वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा ही। और जो बात इन्होंने भी कही कि भाई ज्यादा वोटर आईडी होना, ज्यादा आधार कार्ड होना, 100% से ज्यादा भी कई जगहों पर, असम में तो खास तौर पर हुए हैं, और ये वो बेल्ट हैं जहां पर घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा है। वक्त इतना ही था। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार इंडिया डेली पर जारी रहेगा।